रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कई बार जो मैं आप लोग को क्राइम की कहानियां सुनाता हूं तो कई कहानियों के अंदर मुझे आप लोग के द्वारा ट्रोल होना पड़ता है और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कहानियाँ आप लोग सुनाते हैं ये मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। दोस्तों, मैं किसी और चैनल की तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल पर जो भी कहानियाँ मैं आप लोग को सुनाऊँ वो कहानी सारी की सारी सच्ची हों और वो कहानियाँ ऐसी हों कि जिससे समाज में सुधार आए। इसलिए हर कहानी के अंदर मैं आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक एपिसोड सुनाया था जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी चला था। बांग्लादेश की वो कहानी थी, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी कि ये कहानी फेक है वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कहानियाँ ऐसी आ जाती हैं जिस पर हमें यकीन नहीं होता। अब इसमें गलती किसी की नहीं है, क्योंकि जो क्राइम होता है ये इस तरीके का जघन्य क्राइम इंसान ने किया होता है कि हमें अपने कानों पर और अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। हमें लगता है कि हम जो सुन रहे हैं क्या ये सच है, क्या ऐसा भी हो सकता है। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को, इस घटना को सुनने के बावजूद जब मैंने इस कहानी पे स्टडी की, रिसर्च की, कुछ आर्टिकल खंगाले, तो मुझे भी शुरुआत में यकीन नहीं हुआ कि इस तरीके की घटना हो सकती है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊं तो इसका एक आर्टिकल पेपर की कटिंग जो है मैं साइड में लगाऊं। दोस्तों, आज की घटना आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे और आप लोग ये भी सोचेंगे कि आजकल के समाज में ऐसा कोई भी रिश्ता बचा नहीं है जिस रिश्ते को इंसान ने कलंकित नहीं कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों ने तमाम तरीके की कहानियों में सुना होगा हर रिश्ते को इंसान ने कलंकित किया है, लेकिन आज की जो कहानी आप लोग सुनेंगे इसमें आप लोग सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे। आप लोग सोचेंगे कि वाकई में कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। और अंत में आप लोग के कमेंट्स भी पढ़ूंगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करें अगर कहानी की, तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है हल्द्वानी, और इसी हल्द्वानी के अंतर्गत एक थाना आता है, काला डूंगी थाना। ये जो काला डूंगी थाना है इसी के अंतर्गत एक जगह लगती है कोटा बाग, और इसी कोटा बाग में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो बुज़ुर्ग महिला है इसकी उम्र तकरीबन 82 साल के आसपास है। इसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की शादी हो चुकी है, पति की डेथ हो चुकी है। दोनों ही बेटे अगल बगल में रहते हैं। दोनों बेटों के बच्चे भी जवान हो चुके हैं, उसमें से कुछ बच्चों की भी शादी हो चुकी है। पूरा परिवार जो था बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। जो माँ थी अपने एक बेटे के साथ रहा करती थी, दूसरा बेटा बगल में ही रहा करता था। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। जो माँ थी वो छोटे बेटे के साथ रहा करती थी। इसलिए साल 2022 का ये वाक़या है कि साल 2022 में ये जो बेटा होता है जब काम के सिलसिले में बाहर गया होता है और जब ये लौट कर आता है, अमूमन दोस्तों हम लोग घर से अगर कहीं बाहर जाते हैं तो आते हैं तो सबसे पहले हमारी ज़ुबान पर अगर माँ जीवित होती है तो एक ही बात हमारी ज़ुबान से निकल के आती है कि माँ कहाँ है। घर में घुसते ही हम लोग माँ को पूछते हैं। ऐसे ही ये बेचारा बेटा काम के सिलसिले में बाहर गया था। बाहर से जब लौट के आता है तो देखता क्या है कि माँ है नहीं। अब 82 साल की माँ है, इसलिए ये जो बेटा था अपने बच्चों से और घर में पत्नी वगैरह से पूछता है कि माँ कहाँ गई है। तो घर वाले बताते हैं कि जो माँ है उसमें जो पड़ोस वाले भैया रहते हैं, जो पत्नी होती बताती है कि पड़ोस वाले भैया हैं, उनका जो बेटा है वो माँ को लेके गया है। बाकी इस व्यक्ति के बच्चे वगैरह भी बताते हैं कि छोटा भाई है वो लेके गया है। माँ किसी गैर के साथ नहीं है, अपने ही पोते के साथ में है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बेटा था ये अपनी माँ से इतनी ज़्यादा मोहब्बत किया करता था कि इसको अपनी माँ की कमी साफ अपने घर में महसूस हो रही थी। इसलिए ये तुरंत भागता भागता अपने बड़े भाई के घर पहुँचता है। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, बड़े भाई भी नहीं होते हैं। शायद उनकी फैमिली कहीं पर गई हुई थी और बस एक पोता घर पे था, लेकिन वो भी शायद किसी काम से बाहर गया था। और घर पर जब ये पहुँचता है तो माँ जो होती है उस घर पर अकेली होती है। लेकिन माँ की हालत देखने के बाद में ये बेटा उदास हो जाता है, क्योंकि जो माँ थी उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके जिस्म से जगह जगह से खून बह रहा था। माँ बदहवास तरीके से थी, उसके बाल फैले हुए थे। जो बेटा था अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या बात है, तुम इस तरीके से कैसे बैठी हुई हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या परेशानी है, भैया कहाँ है। तो बताती है तुम्हारे भैया तो कहीं से गाँव किसी काम से गए हुए थे, लेकिन जो मेरा पोता है यानी तुम्हारा भतीजा वो मुझे लेके आया था और उसके बाद में ही ये सब कुछ हो गया।
जब ये सारी बात ये माँ अपने उस बेटे को बताती है तो इस बेटे को यकीन नहीं होता है कि माँ जो बोल रही है क्या ये सच हो सकता है। उसके बाद में ये जो बात थी अब पूरे घर वालों को पता चल जाती है। जो भैया बाहर गए हुआ था उसको भी बता दिया जाता है कि माँ को तुम्हारा बेटा लेके आया था और इस तरीके से माँ के साथ में हुआ है। लिहाजा जो बड़ा भाई होता है वो और जो छोटा भाई अपनी माँ को देखते देखते वहाँ पहुँचा था वो दोनों भाई और बाकी के परिवार वाले घर के ही एक सदस्य, एक लड़का जिसकी उम्र महज 22-24 साल के आसपास होगी, उसके खिलाफ इसी काला डूंगी थाने में पहुंचते हैं और काला डूंगी थाने में पहुंचने के बाद में एफआईआर दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि साहब हमारा जो बेटा है उस बेटे को आप जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार कर लीजिए। अब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले बड़ा हैरान होते हैं कि एक परिवार के लोग आए हैं और वो अपने ही घर के बेटे को गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं। लिहाजा पुलिस वाले जो थे परिवार वालों से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ है, हमें बताओ, अगर जो चीज़ें होंगी अगर कुछ गलत हुआ है तो हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। तो जो घर परिवार वाले लोग गए थे वो कहते हैं कि साहब हम तो कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं रखते, अगर यहाँ पर कोई महिला पुलिसकर्मी हो तो उसको जो हमारी 82 साल की माँ है वही सब कुछ बता देगी। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो महिला पुलिसकर्मियों को लेते हैं और इन परिवार वालों के गांव पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद में इस महिला के बयान दर्ज कराने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों जब महिला पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचती हैं और उस बूढ़ी माँ से पूछने की कोशिश करती हैं तो जो बूढ़ी माँ थी उसके औसान कटे हुए थे। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये पूरा सब कुछ क्या हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ में ऐसा कुछ होगा और मामला ऐसा हो जाएगा कि गाँव के अंदर भी बेइज्जती होगी और समाज के अंदर भी बेइज्जती होगी, बात पुलिस तक भी पहुंचेगी। उसने अपने बच्चों को इस तरीके की परवरिश कभी नहीं दी थी, लेकिन ये जो पोता था इसको इतनी ज़्यादा गलत परवरिश न जाने कहाँ से मिल गई। बहरहाल ये जो बूढ़ी माँ थी बस आंखों में आंसू थे, ज़ारों कतार रो रही थी, लेकिन जो दरिंदा पोता था उसको सज़ा दिलाना ज़रूरी थी। लिहाजा ये जो बूढ़ी माँ होती है ये बूढ़ी माँ रोते हुए पुलिस वालों को सारी बात बताती है। जो महिला पुलिसकर्मी वहाँ पर इस बूढ़ी महिला के बयान दर्ज कराने के लिए गए हुए थे उनके भी पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। उनको भी समझ नहीं आता है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। जो बूढ़ी महिला बता रही है अगर ये सच है तो इसका जो पोता है उसे तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दरअसल ये जो बूढ़ी महिला होती है ये उन महिला पुलिसकर्मियों को बताती है कि साहब मेरे पति की डेथ हो चुकी है और मेरे 2 बेटे हैं, मैंने दोनों बेटों की शादियां कर दी हैं। दोनों बेटे जो हैं अपने अपने परिवार के साथ में पड़ोस में ही अलग अलग रहते हैं। जो छोटा वाला बेटा है मैं उसके साथ रहती हूँ, बड़ा वाला बेटा बगल में ही रहता है। हालांकि बड़े वाले बेटे से कोई मतभेद नहीं, कुछ चीज़ें नहीं, सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन मेरा एक पोता है, उस पोते का नाम बताती है और कहती है कि अभी कल ही के दिन की बात है कि मेरा जो बड़ा बेटा था वो अपनी फैमिली के साथ में कहीं गया हुआ था, तो उस घर में ये मेरा पोता जो था यही बस अकेला था और जो मेरा छोटा बेटा था ये काम पर जाता ही था, ये काम पर गया हुआ था। बाकी छोटे बेटे के सारे परिवार वाले घर पे मौजूद थे। तो मेरा जो पोता होता है वो जो मेरे बड़े वाले बेटे का बेटा है वो आता है और कहता है कि दादी माँ तुम्हें मैं अपने घर पे ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं घर पे अकेला हूँ, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत तुम हेल्प भी कर दोगी। अच्छा जो बूढ़ी माँ थी ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं था कि किसी बीमारी की चपेट में हो, चल सकती थी, खाना वगैरह भी बना सकती थी। लिहाजा ये जो बूढ़ी माँ होती है ये उस पोते के साथ में अपने उस बेटे के घर पहुँच जाती है। जो बेटे किसी शादी समारोह में शायद किसी गाँव गए हुए थे। अब वहाँ पर जब ये पहुँचती है तो थोड़ी ही देर के बाद में जो पोता होता है अपनी दादी से ये कह के जाता है कि दादी मैं बस अभी गया और अभी आया, अगर मार्केट से तुम्हें कुछ मंगाना हो तो मंगा लेना। तो मैंने कह दिया था कि तुम्हें जो खाना हो वो ले आना, वो बना दूंगी। थोड़ी ही देर के बाद में जो पोता आता है जब मैं इसे देखती हूँ तो इसकी हालत ख़राब होती है, ये नशे में धुत होता है। मैं इससे पूछने की कोशिश करती हूँ कि तुम क्या करके आए हो। तो जो पोता होता है मेरा वो मुझे पकड़ता है, हाथ मेरा कसकर पकड़ता है और कसकर पकड़ने के बाद में मुझे कमरे के अंदर खींच के ले जाता है। मैं 82 साल की महिला भला 21-22 साल के लड़के के साथ में कैसे उसका विरोध कर सकती हूँ। मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, मैं उससे कहती हूँ कि तुम अपनी दादी के साथ में क्या कुछ कर रहे हो, तुम उसे क्यों मार रहे हो, क्यों घसीट रहे हो। लेकिन मैं सोच रही थी शायद ये नशे में मेरे साथ में इस तरीके की हरकत कर रहा है, शायद थोड़ा बहुत गुस्सा मुझे दिखा रहा है, लेकिन मेरे साथ में ऐसा कुछ करेगा इसका मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। उसके बाद में ये मुझे कमरे के अंदर लेके पहुंचता है और कमरे के अंदर ले जाने के बाद में ये मुझे गलत तरीके से टच करने लगता है। अब मैं समझ जाती हूँ कि ये शैतान बन चुका है। मैं विरोध करती हूँ, चीखने की कोशिश करती हूँ। उसी समय मेरा पोता मेरे मुंह पर हाथ रख लेता है और मेरे हाथों को और पाँव को बांध देता है और उसके बाद में मेरे साथ में रेप करता है। मेरे जिस्म को नोचता है, खसोटता है, मेरे कपड़े फाड़ देता है और उसके बाद में जब वो अपनी हवस मिटा लेता है,
जब उसका मन भर जाता है, अपनी शैतानियत पूरी वो दिखा लेता है, उसके बाद में वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी मेरा छोटा बेटा जो है वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद में देखता है कि माँ है नहीं, मुझे ढूंढता हुआ बड़े भैया के घर आता है। जब यहाँ पे आता है तो मैं बदहबास तरीके से थी, मुझे देखने के बाद में घबरा जाता है। मैं अपने बेटे को सारी बात बताती हूँ। उसके बाद में हम लोग पुलिस में आते हैं। अब जैसे ही ये बातें महिला पुलिसकर्मी सुनती हैं, सबकी रूह कांप जाती है, सबकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे केसेस देखे, लेकिन इस तरीके के केसेस बहुत लाखों केसेस में एक आध केस देखने को मिलता है। और ये केस जो था वो इतना ज़्यादा हैरान करने वाला था कि पूरे इलाके में इस केस ने सनसनी मचा दी थी। होते करते ये मामला अब मीडिया की तरफ भी पहुंच चुका था। इसलिए पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए ये जो पोता था, इस पोते को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में जब इससे पूछताछ की तो पूछताछ में इसने अपना जुर्म कबूल किया और पुलिस ने अपने बयान में बताया कि ये जो पोता था ये नशे का आदी था और इसने नशे की ही हालत में अपनी दादी के साथ में रेप किया था। अब दोस्तों देखो, इस तरीके की कहानियाँ, इस तरीके के किस्से जब निकल के आते हैं तो समाज के अंदर जो ये कहानी सुनाई जाती है तो यकीन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों कहना यही चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम इतनी चीज़ों का ध्यान रखें कि आप लोग अगर नशा करते ही हैं तो नशे में आप लोग दरिंदे ना बने। आप लोग ना अपनी किसी बहन बेटी के साथ में दरिंदगी करें, ना किसी और की बहन बेटी के साथ में दरिंदगी करें। आप लोग इंसान हैं, इंसान ही रहें। आप लोग दरिंदे बनने की कोशिश ना करें। नशा अगर कर भी लिया जाता है तो उसमें इंसान हैवान नहीं बनता है। हालांकि नशा जो है वो इंसान को करना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इंसान रिश्तों की अहमियत को भूल जाए। इंसान महिलाओं के प्रति अपना जो रवैया है उसको खौफनाक बना ले। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के कल के दिन जो भी कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें आलम खान लिखते हैं, आज की कहानी में मैं आपकी लड़की की उम्र से अपने लड़की की जो उम्र है वो ज़्यादा ही कम कर दी। 12 साल की लड़की को इस सब बारे में पता नहीं होता। तो भाई जो कहानी थी उसका स्क्रीनशॉट शायद मैंने पेपर की कटिंग लगाई थी, तो मैं अपने आप से कुछ एडजस्ट नहीं करता। सतबीर लिखते हैं, कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, तो सतबीर जी आपका शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया हैं लिखते हैं, गुड स्टोरी। तो सोहनलाल सेतिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शीलनिधि हैं लिखते हैं, मलिक भाई आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, सबको पसंद आता है। तो शीलनिधि जी आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। असलम हैं लिखते हैं, जो हमारे लिए रोज़ बनाते हैं सेलिब्रेशन वाला, तो शुक्रिया असलम जी, आगे हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राजेश्वरी जी हैं लिखते हैं, थैंक यू फॉर द लाइव वीडियो भाई। तो राजेश्वरी जी बहन आपका बहुत शुक्रिया। क्रेज़ी बीकेडी करके आईडी लिखते हैं, आपकी कहानी अच्छी लगती है। ब्रजेश दहिया, तो ब्रजेश दहिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार रोज़ बनाते हैं, बहुत शुक्रिया भाई। सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, नमस्ते। प्रियंका सिंह है लिखती हैं, भाई मेरी बेटी भी 8 साल की है, उसको ऐसी कहानी सुनने से हमें बहुत जानकारी मिलती है भैया कि हम अपनी बेटी को इस गंदी दुनिया में कैसे बचा कर रख सकते हैं। थैंक यू भैया। तो प्रियंका सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी भी बेटी है तो मैं वही सलाह देता हूँ जो अच्छी हो। उसके बाद में मिस्टर सुशील एडिट्स करके आइडिया लिखते हैं, मलिक भाई राम राम, मैं अयोध्या से हूँ, आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ, कहानी सब अच्छी लगती हैं, नाम सही से लेना, मिस्टर नहीं बल्कि मिस्टर सुशील, MR नहीं बल्कि मिस्टर सुशील। तो MR का मतलब भी मिस्टर ही होता है। खैर मिस्टर सुशील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद हैं, आगे लिखते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें अपनी लड़कियों को पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो शरीफ मोहम्मद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया हैं लिखते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं। राजकिशोर चौरसिया जी आपका शुक्रिया। नक्षत्र सिंह है लिखते हैं, मलिक भाई साहब नमस्कार। भाई साहब आपने सही कहा, माँ बाप की गलती है, माँ बाप को बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल के ज़माने में खासकर ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है। नक्षत्र सिंह जी मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया। गोंडनवाल है लिखते हैं, बहुत शर्मनाक घटना है। गोंडनवाल जी आपका बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश हैं लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, आपकी वीडियो जो आपकी बहुत सुपरहिट जाती हैं, मैं आपकी वीडियो को भेज देता हूं लोगों को। तो जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक अब्बास सुनते हैं कहानी और लिखते हैं, लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं। तो लाइक अब्बास गुलिस्तानाज जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये हसीबुल अंसारी का है, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, इसमें लड़की की कोई भी गलती नहीं है, स्कूल में दाखिला कराना नहीं चाहिए था, बिल्कुल सही बात है छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तन्वी जी हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। तो तन्वी जी वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया कि आपने कमेंट्स किया। स्टेटस फॉर यू है, इसमें छात्रावास वालों की भी गलती है भाई, क्योंकि जब इस बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो जिम्मेदारी बच्चों पर नज़र रखने की और अच्छे इंतज़ाम करने की उनकी भी थी। बिल्कुल सही बात कही आपने, उनकी भी सरासर गलती है इसमें। उसके बाद में जॉनी हैं, YRR करके लिखते हैं, बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई, आपने जिस लड़के का ऑपरेशन कराया था उसके क्या हाल चाल है। तो मंसूरी भाईजान जी, अभी उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, अभी उसके कुछ जाँचें वगैरह टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो अभी हालात जो है स्थिर है। उसके बाद में ट्रैवल्स फेरे करके आईडी लिखते हैं, आप वीडियोस थोड़ा लंबे बनाओ सर, और सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया भर में कोई यूनिक स्टोरी हो तो उसे भी सुनाएं। जी मैं कोशिश करूँगा आगे से आप लोग को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाने की। एक खान है, लिखते हैं गलती किसी भी की हो, बट अच्छा और बुरा जो होता है उसमें बुरा बुरा होता है। एक खान जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में दी बैरिस्टर हैं, लिखते हैं ज़रूरी नहीं है कि लड़की सच बोल रही हो, फोर्स किया गया हो, जब लड़कियां घर पर पकड़ी जाती हैं तब भी वो इस तरीके के काम कर सकती हैं। तो दी बैरिस्टर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आजकल के ज़माने में कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। एक कहानी मैंने सुनाई थी जिसमें एक लड़की को उसके पिता ने उसके प्रेमी के साथ देख लिया था, तो उसके बाद में उस लड़की ने अपने पिता को ही रेप के केस में फंसा दिया था। इस तरीके का केस सुनाया था मैंने। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन ये जांच का विषय है। और सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं शम्स ताहिर खान को फॉलो करो, उसने सुनने वाले बेवकूफ़ समझते हो क्या, एक ही बात को दो दो बार दोहराते हो। तो शम्स ताहिर खान जी सब जानते हैं, जो लोग क्राइम स्टोरी सुनते हैं उनको सुनते हैं शम्स ताहिर खान जी। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बेवकूफ़ बना रहा हूँ या फिर किसी को सही तरीके से स्टोरी नहीं सुना पा रहा हूँ। मैं आप लोगों से राय पूछता हूँ कि आप लोग को अगर कुछ स्टोरी के अंदर नापसंद होता है तो कमेंट्स करके बताया करें, ताकि मैं उस चीज़ों में सुधार कर सकूँ। बाकी आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है यार, आप ऐसी बातें ना किया करें। बहरहाल दोस्तों, मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।